नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस पर। मैं हूं दीपक यादव। कोविड काल में इकोनॉमी अनलॉक होने के बाद से भारतीय रियल एस्टेट पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। Q3 में देश के टॉप 8 शहरों में 29,500 घरों की बिक्री हुई है, जो कि तिमाही आधार पर 134% का एक तरह से छलांग है। हाल ही में डेवलपर्स की संस्था नरेटको और एप्रिया ने रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट समिट किया, जहां पर हाउसिंग सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े बैंकर्स, इन्वेस्टर, डेवलपर्स और दिग्गज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी विस्तृत नज़रिया देखने को मिला। हाउसिंग सेक्रेटरी ने तो जल्द ही मॉडल टेनेंसी एक्ट लाने की बात कही। तो आज इस शो में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में ज़मीनी तौर पर क्या कुछ चल रहा है। अगर आप कहीं घर खरीदने वाले हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं तो ये समय आपके लिए कैसा है, क्या ये फ़ायदे का सौदा हो सकता है या फिर अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। तो जो मौजूदा हकीकत है उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं अशोक मोहनानी, प्रेसिडेंट नरेटको महाराष्ट्र, और हमारे साथ हैं अमित गोयनका, MD निसस फाइनेंस, और हमारे साथ हैं अंशुमन मैगजीन चेयरमैन एंड CEO CBRE इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल अशोक सर आपसे होगा कि नरेटको के रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट समिट में तमाम डेवलपर्स, तमाम बड़े बैंकर्स और एक्सपर्ट्स आए, तो जो आप लोगों की बातचीत हुई, जो महाकुंभ में देखने को मिला, उसके बाद से आपको जो रियल एस्टेट की दिशा है वो किधर नजर आ रही है? ऐसे दीपक भाई के जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो 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 हम लोग का जो प्रेजेंटेशंस हुई है, उससे यही लगता है कि ना कि लोकल जो हमारे रिजर्व बैंक है, बैंक्स है, उनमें भी मतलब पॉजिटिवनेस दिख रही है। जैसे अभी अनाउंस किया 3 लाख करोड़ ECLGS का, तो स्वामी फंड है SBI का। फिर हमारे पास में भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई कम से कम 10 बिलियन फॉरेन फंड ये साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर 5 बिलियन था, इस ईयर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 10 बिलियन हो जाएगा और 20 बिलियन 2 साल में हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो इंडिया, भारत बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत पॉलिसीज लाए हुए हैं और ला भी रहे हैं। जैसे कि हाउसिंग पॉलिसी है, रेंटल हाउसिंग पॉलिसी है, फिर 43CA जिससे 2 लाख के नीचे के घर का जो भी उन्होंने अभी हम लोग को रिलीफ दिया है, लगभग 20% किया हुआ है, 10 से 20% किया। इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था, जो उसका सपना था 2022 में हाउसिंग फॉर ऑल, ये मुझे पूरा हुआ दिख रहा है। अमित जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि आप भी नरेटको की समिट का हिस्सा रहे हैं, आपने भी तमाम दिग्गजों को सुना, मौजूदा हालातों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, तो आप किस निचोड़ पर पहुंचे हैं कि रियल्टी सेक्टर में जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए, भविष्य को देखते हुए आप किस निचोड़ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? एक तो दीपक जी, ये बात तय है कि कोविड ने जो हम कंसोलिडेशन की बात पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, उसको एक बहुत ही सटीक तरीके से, उसको बहुत ही कम समय में कंसोलिडेशन को आमंत्रित किया है। इंडस्ट्री श्रिंक हुई है और उसके चलते जो कुछ गिने चुने डेवलपर्स हैं उनका साइज बड़ा है, उनकी कमांड बड़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी है, और उसके चलते जो कैपिटल उनको चाहिए वो भी आ रहा है। दूसरी बात हमने देखा है कि इस समय जो पिछले, अगर मैं 5 साल पहले का भी अगर नजरिया लूं और आज लूं दीपक जी, तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो विदेशी निवेशक है उनका स्तर और उनका कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट में बढ़ता चला जा रहा है, ना करके डोमेस्टिक कैपिटल का। तो ये बात है कि ये दो चीजों को देखते हुए ये बात सामने आती है कि रियल एस्टेट अब एक इंस्टीट्यूशनल प्ले बन गया है, ना ही कि अनऑर्गेनाइज प्ले। और जितना इंस्टीट्यूशनलाइज होता रहेगा उतने निवेशक और आएंगे, उतना रुपया और लगेगा, उतना ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, ये FMCG की तरह कंज्यूमर एसेट क्लास बनता जा रहा है, जहां पे क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है अब कंज्यूमर गुड्स की तरह वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ना कि वो क्या प्राइस अप्रिशिएट करेगा और 1 का 2 होगा या कितना अप्रिसिएशन मिल पाएगा, उसके न चलते हुए हमने वॉल्यूम्स देखे हैं। तो कल ही का मैं देखता हूं अगर स्टेटमेंट HDFC बैंक की MD का, उन्होंने कहा है कि अक्टूबर महीने में हमारी
जो लोन डिसबर्समेंट है, हमारी बैंक की हिस्ट्री का सेकेंड लार्जेस्ट डिसबर्समेंट रहा है अक्टूबर महीने में, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं। तो ये बात इस चीज का अंदेशा देता है कि जो ग्राहक है अब वो सही मायने में इस सेक्टर में आके रियल एस्टेट खरीदना चाह रहा है, अपना घर खरीदना चाह रहा है, और आगे आके जो सौदे हो रहे हैं वो इन कंज्यूमर सेंट्रिक सौदे हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने देखा है कि पिछले 3 महीनों में ही हमने करीब करीब 8 ऐसे बड़े निवेशकों से बात की है जो इंडिया में इस समय अपना निवेश करने के लिए उत्सुक हैं, रेसिडेंशियल में और कमर्शियल दोनों में। हमको ये लग रहा था मार्च में कि अब पिछला साल कमर्शियल के लिए बहुत बढ़िया रहा, करीब 50 मिलियन स्क्वायर फुट जो है वो लीज हुआ है, और कमर्शियल जो है वो चलता ही रहेगा, उसका जी भार जो है इंडस्ट्री का जो परसेंटेज है वो उसमें बढ़ता रहेगा। मगर बिल्कुल। कोविड के बाद लगा कि कहीं ना कहीं शायद रुकाव आ जाए और वर्क फ्रॉम होम के चलते कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं चल पाए, मगर ऐसा नहीं हुआ है। जी मेरे अंदाजे से 25 मिलियन स्क्वायर फुट के ऊपर ऑलरेडी ट्रांजैक्ट हो चुका है इस साल, और शायद ये साल 30 से 35 मिलियन तक लीज हो। हमने लॉकडाउन के दौरान ही सेकंड रीट का भी हमने लॉन्च देखा और बहुत सक्सेसफुली ग्रेट। रीट सब्सक्राइब हुआ। तो ये अंदेशा ये भी दे रहा है कि जो फंडामेंटल्स है हमारे सेक्टर के वो इंटैक्ट है। यही बातें इस इवेंट में भी हुई हैं। दूसरा कि जो निवेशक है वो ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और रैशनलाइजेशन के चलते इंडिया में निवेश करना चाह रहे हैं। उसके अलावा बाकी ज्योग्राफीज में जो कंसर्न्स हैं कोविड को लेकर और लॉकडाउन को लेकर, वो इंडिया से शायद कहीं कुछ ज्यादा है, कि जीडीपी पे इम्पैक्ट हमारे से कहीं कुछ ज्यादा है। कई सारे एनालिस्ट ने अगले साल कहा है कि इंडिया वापस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आएगा और कहीं 7.5 से 8% जीडीपी ग्रोथ दिखाएगा, जो और कोई नेशन के लिए वो आउटलुक नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टर ये पॉजिटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंकरेजिंग होते हैं। हम रुपया बिल्कुल लगाने के लिए और इनकरेज होते हैं, बाहर से विदेशी मुद्रा लाने के लिए इनकरेज और बिल्कुल होते सर हैं। बिल्कुल। और जो यानी सेल्स वेलोसिटी है वो तो खैर ऑलमोस्ट 80-85% पहुंच गई है दीपक जी। मेरा अगला सवाल अंशुमन जी आपसे होगा कि हाउसिंग सेक्टर को लेकर भले ही दिक्कतें हैं, लेकिन बीते कुछ समय में हमने देखा कि कमर्शियल रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कोविड ने कमर्शियल एस्टेट को भी झटका दिया। लेकिन अब हालात धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड के बीच अब आपका डेटा क्या कहता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है? देखिए, नो डाउट कि एक तो इस साल इम्पैक्ट पड़ा है ऑफिस में, रिटेल में, स्पेशली रिटेल में फॉर ऑब्वियस रीजन कोविड-19 के वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। बट जो अब हम देख रहे हैं कि रिकवरी पाथ शुरू हो गया है, मॉल्स में फुटफॉल्स वापस आ रहे हैं, सेल स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन रिटेल अभी रिकवरी में टाइम लगेगा। एटलीस्ट द पॉजिटिव न्यूज इज कि रिकवरी शुरू हो गई है। तो रिटेल में अगले 1-2 साल में हम देखेंगे कि काफी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन इट विल बी अ स्लोअर रिकवरी। ऑफिस सेक्टर इज डूइंग मच बेटर, क्योंकि ऑफिस में क्या है कि एक तो 2019 जो ईयर था वो सबसे बेस्ट ईयर था ऑफिस लीजिंग में एवर इन इंडिया। हमने मोर देन 60 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग हुई थी, तो अगर उसको बेंचमार्क रखें तो बहुत हाई बेंचमार्क है। 2020 this year, in spite of COVID, India ने compared to other countries has performed better. हमारी जो लीजिंग एक्टिविटी है पिछले साल से कम है, बट फिर भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अप्रैल में, जो कि कोविड-19 जब हुआ कि सब वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस मार्केट को प्रॉब्लम आएगा, उतना बुरी हालत नहीं हुई है। और गोइंग फॉरवर्ड ऑफिस विल स्टार्ट पिकिंग अप मोमेंटम फास्टर। और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि इंडिया एक एस्टैब्लिश्ड ऑफशोरिंग डेस्टिनेशन है। हमारा जो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ऑफिस ऑक्यूपायर्स है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है, स्पेशली द टॉप 7 सिटीज में। और क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है, जो यूएस कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज है, अब उनको कंपेटिटिव रहने के लिए कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और कॉस्ट कम करने के लिए उनको आउटसोर्स और ऑफशोर करना पड़ेगा, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया। और इंडिया का सबसे बड़ा फायदा नंबर 1 ये है कि हमारे पास टैलेंट है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली टैलेंट एट अ कंपेटिटिव कॉस्ट। काफी कंट्रीज इंडिया से compete करती हैं ऑफशोरिंग के लिए, लेकिन वो स्केल जो इंडिया का है, जो मैन पावर इंडिया का है और जो कॉस्ट पे है, वो बहुत कम कंट्रीज को है। तो उसका इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। और अगले साल से ऑफिस मार्केट में कुछ अगले महीने तक प्रॉब्लम स्लो रहेगा, क्योंकि कोविड-19 अभी गया नहीं है, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। जब तक वैक्सीन आता है, जब तक वो क्लियर होता है, बट लेटर पार्ट ऑफ 21 ऑनवर्ड्स ऑफिस में फिर से रिकवरी होगी मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल कमर्शियल
with bit of a slow start in the beginning, but it start picking up already. जो ये साल है 2020, in spite of COVID, has been better than what was expected. अशोक सर, बीते कुछ समय में हमने देखा कि आप लोगों की ओर से जो भी मांगे की गई सरकार से, सरकार ने उसमें काफ़ी हद तक अमल किया। फिर चाहे वो 43 CA की बात हो या फिर स्टैम्प ड्यूटी में छूट की बात हो, ये सारी चीज़ों पर सरकार ने अमल किया और जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि जो Q3 है उसमें घरों की बिक्री काफ़ी अच्छी देखने को मिली। तो ऐसे में अब आप लोगों की सरकार से जो मांगे वो पूरी हो चुकी हैं या अभी भी कुछ मांगे, कुछ सुझाव बाकी हैं? ऐसा है ना दीपक भाई के कभी भी किसी का भी दिल तो भरता नहीं है। ओके हमारे राजन भाई बोलते हैं कि दिल मांगे मोर। तो ये भी मैं भी यही कहूंगा कि इंडस्ट्री को रिवाइव करना है हमें। ओके हमारे से जुड़े हुए करीबन 250 से 300 इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट से। तो उन सबको, सब स्टेक होल्डर्स को रिवाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि भाई जो भी अभी हम लोग मांगे कर रहे, जैसे हमने यूनिफाइड DCR मांगा, वो हमको मिल गया, राइट जी। अभी हाउसिंग पॉलिसी की बातचीत चल रही है, हमारी लास्ट वीक भी मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी साहब के पास, श्रीनिवासन के पास में। तो हाउसिंग पॉलिसी फ्रेम होगा। तो जब ये सब चीज एक एक चीज करते जाएंगे तभी मतलब रियल एस्टेट एक्चुअली अपने एक स्थिर जगह पे पहुंच जाएगा। अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। अभी जैसे कि कॉस्ट है, ओके 42%, लगभग 40 से 42% अपना कॉस्ट प्रीमियम्स का है, प्रोजेक्ट कॉस्ट। आप सोचिए कि भाई ये हमारे कितने बड़े पार्टनर है गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। अशोक सर, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि स्पेसिफिक डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों की यानी डेवलपर्स की सरकार से क्या स्पेसिफिक डिमांड है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कॉस्ट कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट कम होगा तो हम लोग भी सामने से अच्छे दाम पे हम लोग बिक्री कर पाएंगे, ताकि परचेसर को भी बेनिफिट मिले। तो जो प्रीमियम्स मैं बात को बता रहा था, वो उसका कॉस्ट करीबन 40-42% प्रोजेक्ट कॉस्ट का हमको लगता है। हमारी मांग है कि इसको 50% कर ले, कम से कम 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया और स्टैम्प ड्यूटी जो अभी कम किया है, सिर्फ 3 महीने के लिए किया है, फिर वापस 3 महीने के लिए 1% और बढ़ा दिया है। ये हमारी मांग है कि स्टैम्प ड्यूटी 2 साल के लिए ये 2% और 3% इसको मेंटेन करे, ताकि गाड़ी पटरी पे आ जाए। अभी स्लो स्टार्ट है, जैसे अंशुमान ने बताया। ओके स्टार्ट हुआ है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए अगर हमको 2 साल की अगर हमको ये रियायत दी जाए, स्टैम्प ड्यूटी 3% और 2% रहे, प्लस प्रीमियम्स कम हो, ये मेजर यही चीज है। अमित जी, रियल्टी सेक्टर में जिस तरह से हम देखते हैं, बुनियादी तौर पर फोकस इस बात पर होता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट आसानी से पूरे हों, किस तरह से फंड मुहैया हो, डिमांड कैसे बढ़े, न्यू सेल किस तरह से बढ़ाई जाए, इस बात पर फोकस होता है। लेकिन नरेटको की समिट में हाउसिंग सेक्रेटरी ने मॉडल टेनेंसी एक्ट लाने की जो बात कही है जल्द से जल्द, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि डेवलपर अब अनसोल्ड इन्वेंट्री या न्यू सेल की बजाय ऑर्गेनाइज वे में रेंटल इनकम पर भी फोकस करें? ये बहुत आपने उम्दा बात निकाली है दीपक जी, क्योंकि जो हाल ही में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की भी जब बात हुई, और अब जो मॉडल टेनेंसी एक्ट के ऊपर भी चर्चा वापस से शुरू हुई है, तो ये बात तो अनिवार्य है कि हर जो हाउस सीकर है वो होम बायर नहीं हो सकता। रेंटिंग और को लिविंग और अन्य मॉडल जो हैं टेनेंसी के या रेंटल के, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से उसको इंडिया में लाया जाए। दुनिया भर में 60% से ज्यादा जो हाउसेस बिकते हैं वो रेंटिंग के लिए बिकते हैं, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए। इंडिया में अभी तक हम वो 6% पर भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर नहीं ला पाए। जो भी को लिविंग वगैरह की कोशिश जारी है वो जारी है, मगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंस्टीट्यूशनल कैपिटल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल मैनेजर्स आए जो रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करें। इसके लिए आपका जो इन्वेंट्री का ऑफटेक होगा वो एक बहुत ही अलग लेवल पे होगा, कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी। ये अगर इसको मैं ऑल्टरनेट पैरेलल एग्जांपल लूं तो आप ये सोच सकते हैं कि जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, उबर या ओला, वो आज की तारीख में ऑटो कंपनीज की सबसे बड़ी डिमांड जनरेट करने के एक जरिया बन गए हैं, जिसकी वजह से ये ऑटो कंपनीज इन एग्रीगेटर्स में इन्वेस्ट कर रही है। इसी तरीके से अब डेवलपर्स ने अगर इन्वेंट्री क्रिएट करनी है और अगर वो इन्वेंट्री प्री सोल्ड हो जाए या बुक हो जाए, तो उतनी ज्यादा आसानी होगी कंज्यूमर्स के लिए और एंड प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए। तो ये बात तो मैं बहुत ज्यादा इसके फेवर में रहूंगा।
जी बिल्कुल, यहाँ रुकते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रखेंगे इस चर्चा को और करेंगे रियल एस्टेट में मौजूदा जो हालात हैं उनको देखते हुए कोविड के बीच किस तरह की संभावनाएं निकल रही हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज इस शो में हम बात कर रहे हैं Q3 में किस तरह का रिस्पांस रहा रियल एस्टेट में और ताज़ा हालात रियल एस्टेट के कैसे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंशुमन जी, आपकी एक रिपोर्ट में देख रहा था, इंडिया मेजर रिपोर्ट रेजिलेंस रीडिफाइंड इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर सर्वे। इसमें काफ़ी डिटेल में सर्वे किया गया है। उसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों को लेकर काफ़ी संभावनाओं की बात की गई है। किस तरह के मौके आप देख रहे हैं इन छोटे शहरों में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बड़े शहरों की तो बात होती है लेकिन छोटे शहरों को कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं, उनकी संभावनाओं पर उतनी सजगता नहीं रहती है। देखिए, टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो अभी इंडिया में मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज आएगी मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया इज फार बिहाइंड जो इन मैन्युफैक्चरिंग। तो एक तो चाइना से जो रिलोकेशन है, इंडिया एक्चुअली फ्रैंकली से पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे को उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट और बिजनेसमैन रियली एफर्ट करें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग में कि चाइना से रीलोकेट करें। स्पेशली ग्लोबली सब लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का जो इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो टियर 2 3 इंडस्ट्रियल लैंड में जाएगा, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में जाएगा अगर वो इम्प्लीमेंट होता है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स ये दिस ईयर 2020 लॉजिस्टिक्स हैज डन, बिजनेस हैज डन वेरी वेल। वेयर हाउसिंग हर जगह बिल्ड हो रही है। ई कॉमर्स, एक तो ये लॉकडाउन का एक पॉजिटिव ये था कि सब ने अब ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया, तो ई कॉमर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है और उसके लिए वेयर हाउसिंग चाहिए। तो उसमें आप देख रहे हैं कि वेयर हाउसिंग में बहुत एक्सपेंशन हो रहा है। और अगेन ये टियर 2 3 टाउन्स में भी उसका बेनिफिट होगा, बिसाइड्स ऑफ कोर्स मेजर सिटीज। जैसे सप्लाई चेन मूव होगा, जैसे आपके ये डिलीवरी सिस्टम अक्रॉस इंडिया के ग्रिड में हाईवेज में मूव करेंगे, तो ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में उसमें उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। और लास्टली आई वुड से रेजिडेंशियल तो है ही, बट रिटेल जैसे कि कंजम्पशन बढ़ता है, जैसे कि परचेजिंग पावर इंप्रूव होता है टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, तो रिटेल भी बढ़ेगा। बट द मेजर चैलेंजेस कि अभी भी जॉब्स जो हैं वो मेन सिटीज में हैं। अमित जी, भले ही स्वामी फंड प्रोजेक्ट तक पहुंचने लगा है, भले ही बैंक्स और आप लोग अब प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे फंड करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ग्राहक है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अभी कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा है। जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। इवन जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे चैनल पर भी तमाम तरह के एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कंज्यूमर्स को कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की ओर ज़रूर जाएं और उसको फोकस करें कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की। तो ग्राहक का भरोसा कैसे लौटेगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर कि मैं जिस प्रॉपर्टी में घर लेने जा रहा हूं ये पूरी भी होगी, तैयार होने के बाद मुझे मिलेगी भी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दीपक जी, और हमारा भी जो लेंस है एज एन इन्वेस्टर काफी बदला है पिछले साल 2 साल में। पहले एक अजम्पशन होता था कि अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो माल बिक जाएगा, या अगर बोर्ड लग गया तो माल बिक जाएगा। तो इनिशियल जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी या जो लोन लिया जाता था वो करीब प्रोजेक्ट के कॉस्ट से करीब 10 या 15% ही लिया जाता था, या 20% लिया जाता था। फिर चलते चलते लगा कि नहीं, थोड़ा सा अगर काम और आगे बढ़ेगा तो बिक्री और तेज होगी, तो 30-35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो लोन के बतौर लिया जाने लगा। अब ये बात एक नॉर्म सी बन गई दीपक जी कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, स्वामी फंड ने भी यही रवैया अपनाया है कि उसका फाइनेंशियल क्लोजर होना एब्सोल्युटली जरूरी और अनिवार्य है। आपको उतना पैसा होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में ताकि बिना कोई रुके, अटके या झिझक के आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो ये स्टेप हमने भी लिया है। तो ग्राहकों को अगर अंडर कंस्ट्रक्शन लेना भी है तो 2-3 चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात कि उन प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल रिस्क कोई ना हो। कल कॉन्फ्रेंस में इरफान काजी ने बहुत ही सरल तरीके से वो चीजें समझाई जो ग्राहक के लिए भी बहुत जरूरी है। पहली बात कि कोई अज्यूम ना करे कि ये पर्टिकुलर फ्लोर का अप्रूवल आ जाएगा, या ये एफएसआई सैंक्शन हो जाएगा, या ये माला चढ़ जाएगा, या ये फ्लैट बन जाएगा। आपको उस
जो आप इन्वेंट्री खरीद रहे हैं उसका अप्रूवल और अप्रूवल की कॉपी आपके हाथ में और वो करंट अप्रूवल हो, वो बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। अजम्पशन के बेस पे परचेजिंग ना करें। हम्म। दूसरी बात ये देखना जरूरी है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस कौन कर रहा है। अगर विदेशी निवेशक है, लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, हमारी तरफ के प्राइवेट इक्विटी फंड है, तो 100% कॉन्फिडेंस आता है कि इस प्रोजेक्ट में उतना पैसा सैंक्शनड है लार्ज इन्वेस्टर्स की तरफ से जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में उसमें कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी। तो ये दो चीजें हैं, एक तो रेगुलेटरी और अप्रूवल बेस्ड, और सेकंड एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल। ये दो हम्म। चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और उनका ड्यू डिलिजेंस इस तरीके से होना जरूरी होता है कि ये चीजें वो ध्यान में रखें। तीसरा, खैर ऑफ कोर्स जो नामचीन डेवलपर्स हैं, आज मोनाली साहब हैं हमारे साथ में, कई और नामचीन डेवलपर्स हैं मुंबई में, पूरे देश भर में, तो उनके प्रोजेक्ट्स में अभी आपको रिस्क नहीं होती है, स्पेशली जिन्होंने एक एसोसिएशन से जुड़कर, जैसे आज बिल्कुल। मोनाली साहब ने बताया कि नरेडको बैक्ट है, क्रेडाई बैक्ट है, तो जो उनके नामचीन मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, उनका दायित्व बनता है कि उनके प्रोजेक्ट जो हैं वो एक एग्जाम्पल रहे इंडस्ट्री के लिए। तो उन करेक्ट। ग्राहकों के लिए भी बहुत आसान होता है कि वो उन प्रोजेक्ट्स का चयन करें। अंशुमन जी, हाउसिंग ने भले ही लोगों को दिक्कत दी हो, लेकिन अक्सर कमर्शियल रियल एस्टेट हमेशा अट्रैक्शन बना रहा है। इस वक्त कमर्शियल रियल एस्टेट छोटे बड़े सभी निवेशकों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किन शहरों में, कहाँ पर आप अच्छी संभावनाएं देखते हैं, ताकि अगर कोई कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करने का मन बना रहा है तो वो कहाँ देखे और किस सेगमेंट में जाने का मन बनाए? देखिए, कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है, ज्यादातर जो रिटेल जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं वो किसी ऑफिस बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल या रिटेल मॉल में एक शॉप लेते हैं या एक फ्लोर लेते हैं, तो उसमें से रिस्क ये रहता है कि कल को अगर वो ऑक्यूपायर चले जाए, जो कि अभी हमने कोविड टाइम पे देखा, जी। तो उनको फिर प्रॉब्लम आती है। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से जैसे मार्केट डेवलप होगा, अभी भी तो मेन जो सिटीज हैं, जो टॉप 8 सिटीज हमने बोली, वहीं ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है। अगर आप देखें, लार्जेस्ट ऑफिस मार्केट इंडिया की बैंगलोर है और फिर एनसीआर और दिल्ली है। तो ये तीन सिटीज में, और एनसीआर में ऑफ कोर्स इज गुड़गांव एंड अदर सिटीज इन्वॉल्व, लेकिन एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर will continue to be the main areas for commercial investment। और उसका मेन रीजन ये है कि जितने भी लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स देयर आर सिटीज लाइक पूना एंड हैदराबाद। पूना और हैदराबाद को आई डेफिनेटली गिव हाई मार्क्स, क्योंकि पिछले 4-5 साल में वहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। बहुत बोथ द सिटीज आर अ बिग टैलेंट मैग्नेट, बहुत वहाँ जॉब्स क्रिएशन है, यंग टैलेंट वहाँ जा रहा है, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, काफी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो गया है। लोग वहाँ रहना चाहते हैं दूसरी सिटीज में से, जो कि बहुत बड़ा कार्य है किसी सिटी को डेवलप करने में। तो सर्टनली बोथ पूना एंड हैदराबाद अगले सालों में भी काफी ग्रो करेगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। एंड बाकी फिर तो बहुत सारी सिटीज, चेन्नई भी है, कलकत्ता भी है, बट ये मेजर सिटीज में ही ज्यादातर एक्टिविटी है कमर्शियल में। रिटेल में again there is some play in tier 2 tier 3 towns, because main cities में retail इतना expensive हो गया, तो काफी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि it's better to invest at a lower cost in tier 2 tier 3 towns, जो कि long term play है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ कंजम्पशन इंप्रूव होगा वहाँ रिटेल में एक्टिविटी काफी होगी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक अच्छी है अगर रिटेल में जाएं। और लास्ट आई वुड से जो अभी काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में हो रहा है, जहाँ वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें पेरिफेरी ऑफ मेन सिटीज, जो टॉप सिटीज हैं, और टियर 2 टियर 3 सिटीज में लोकेशंस हैं जहाँ की लॉजिस्टिक्स में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वेयर हाउसिंग में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी इस वक्त घर खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। तो वहीं अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो भी तमाम तरह के विकल्प हैं। अच्छी बात यह है कि डेवलपर हो या सरकार हो, रियल एस्टेट की जो पुरानी छवि है, जो आम लोगों में छवि बनी हुई है, उसे बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऑर्गेनाइज वे में रियल एस्टेट को एक नई तस्वीर, एक नया चेहरा देने की कोशिश की जा रही है, और हर समिट में, हर तरह की कॉन्फ्रेंसेज में इसी तरह की बात होती है। डेवलपर संगठन इस चीज़ को लेकर काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। हालांकि आशा है कि आज के इस शो में हमने आपको जो ताज़ा तस्वीर है वो दिखाने की पूरी कोशिश की है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी इस शो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर आप बने रहिए अर्थ जगत की, बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।